नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी। आपके साथ मैं हूं दीक्षा कोहली। कार्यक्रम प्रश्नकाल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका की निगरानी और जवाबदेही तय करने के लिए विधायिका के पास कई तरह के तरीके हैं। उसमें प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण है। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल की कार्यवाही के दौरान विभिन्न विषयों से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं, जिसका जवाब संबंधित मंत्रालयों की ओर से दिया जाता है। आज के कार्यक्रम में हम प्रश्नकाल के दौरान कुछ मंत्रालयों से पूछे गए महत्वपूर्ण सवालों और उससे जुड़े जवाब आपको दिखाएंगे। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न दलों के सांसदों ने मंत्रालयों से जुड़े कई विषयों पर सवाल पूछे, जिसका सरकार की ओर से जवाब दिया गया। आज के कार्यक्रम का पहला सवाल जुड़ा है पूर्वोत्तर राज्यों में अंतर्देशीय जल परिवहन सुविधाओं के आधुनिकीकरण से। इस सवाल को पूछा है रवंगवरा नारजारी ने। उन्होंने पत्तनपोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय से पूछा है कि असम राज्य में विशाल ब्रह्मपुत्र नदी पर विशेष ध्यान देते हुए पूर्वोत्तर राज्यों में अंतर्देशीय जल परिवहन सुविधाओं के आधुनिकीकरण हेतु क्या परिवर्तनकारी पहलें की गई हैं? क्या मंत्रालय भारत के पूर्वोत्तरी राज्यों में नदी क्रूज पर्यटन को विकसित करने की योजना बना रहा है? यदि हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं? इस सवाल का जवाब दिया पत्तनपोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि पूर्वोत्तर राज्यों में अंतर्देशीय जल परिवहन सुविधाओं के आधुनिकीकरण के लिए की गई परिवर्तनकारी पहलें इस प्रकार हैं। वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ब्रह्मपुत्र नदी का 498 करोड़ रुपए की लागत से व्यापक विकास किया गया है। महत्वपूर्ण परियोजनाओं में बोगीबिल और जोगी घोपा टर्मिनलों का निर्माण, बोगीबिल और पांडु में पर्यटक जेटी, नियमित फेयरवे विकास कार्य, सुचारू नौवहन और नौचालन के लिए नौचालन सहायता शामिल है। इसके अलावा 419 करोड़ रुपए की लागत से पांडु में पोत मरम्मत सुविधा और पांडु पत्तन में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 को जोड़ने वाली एलिवेटेड रोड और पोत मरम्मत सुविधा का निर्माण भी किया गया है। वर्ष 2020-21 से राष्ट्रीय जलमार्ग 16 बराक नदी का 134.72 करोड़ रुपए की लागत से व्यापक विकास किया गया है। महत्वपूर्ण परियोजनाओं में बदरपुर और करीमगंज में टर्मिनलों का उन्नयन, फेयरवे विकास, नौचालन सहायता का रखरखाव, जल स्थल ब्रेजर की खरीद आदि शामिल है। राष्ट्रीय जलमार्ग 57 कोपिली नदी को चंद्रपुर कामरूप से हट सिंगीमारी दक्षिण सालमारा मनकाचर तक 300 मीट्रिक टन सीमेंट की आवाजाही के साथ चालू किया गया है। पूर्वोत्तर राज्यों में IWT के विकास के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के तहत टर्मिनल और फेयरवे विकास और छोटे यात्री जलयानों की खरीद के लिए परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। पत्तनपोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय पूर्वोत्तर में नदी क्रूज पर्यटन को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रहा है। MOPSW के तहत एक स्वायत्त संगठन भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण राज 2 पर समर्पित क्रूज टर्मिनल विकसित कर रहा है। क्रूज टर्मिनलों के विकास के लिए निर्धारित स्थान गुवाहाटी, नेमाटी, विश्वनाथ घाट, सिलघाट और गुर्जर है। सागरमाला वित्त निगम लिमिटेड, IWAI और असम सरकार के अंतर्देशीय जल परिवहन और पर्यटन विभाग के एक विशेष प्रायोजन साधन ने हॉप ऑन हॉप ऑफ मॉडल पर उपयुक्त जलयानों का उपयोग करके लाचित घाट, असंवता मंदिर घाट, डॉल गोविंदा मंदिर घाट, हनुमान मंदिर घाट, उमानंद घाट, पांडुनाथ घाट और कामाख्या मंदिर नामक 7 मंदिरों को जोड़ने वाले धार्मिक पर्यटन सर्किट के विकास का काम शुरू किया है। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है मिलावटी दवाओं के परिचालन से। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद JB माथेर हिशम ने। उन्होंने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से पूछा है कि क्या सरकार ने नकली दवाओं के परिचालन में कथित 50% की वृद्धि के बीच इनकी वर्तमान मात्रा और अनुमानित बाजार विस्तार का आकलन किया है? नकली दवाओं के बढ़त परिचालन के बीच जन औषधि केंद्रों के माध्यम से वितरित की जाने वाली दवाओं की वास्तविकता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? क्या सरकार ने छूट उत्प्रेरित मांग सहित मिलावटी दवाओं के अंतर्वाह के कारणों की जांच की है और क्या इस पर सुधारात्मक कार्रवाई की गई है?
इस सवाल का जवाब दिया स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में नकली औषधियां शब्द परिभाषित नहीं है। हालांकि औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम में मिलावटी, अशुद्ध और गलत लेबल वाली औषधियों को परिभाषित किया गया है, जिसमें नकली औषधियां भी शामिल हैं। वर्तमान में नकली औषधियों की मौजूदा मात्रा और अनुमानित बाजार आकार का आकलन करने के लिए कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं किया गया है। हालांकि अवमानक गुणवत्ता वाले NSQ नकली औषधियों की व्याप्तता का आकलन करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण 2014 से 16 में किया गया था। सरकारी और निजी दोनों स्रोतों से लिए गए कुल 47,012 औषधि नमूनों में से खुदरा दुकानों से प्राप्त अवमानक गुणवत्ता वाले और नकली औषधियों का अनुमानित प्रतिशत क्रमशः 3% और 0.023% था, जबकि सरकारी स्रोतों से प्राप्त प्रतिशत क्रमशः 10.02% और 0.05% था। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने हाल के वर्षों में देश में दवाओं की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं। देश में औषधि निर्माण प्रतिष्ठानों द्वारा विनियामक अनुपालन संबंधी आकलन करने के लिए CDSCO ने राज्य औषधि नियंत्रकों के साथ मिलकर दिसंबर 2022 से अब तक 960 से अधिक प्रतिष्ठानों का जोखिम आधारित निरीक्षण किया है और इन निरीक्षणों के आधार पर राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरणों द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी करना, उत्पादन रोकने का आदेश देना, उत्पाद लाइसेंस निलंबित करना, रद्द करना और चेतावनी पत्र जारी करना जैसे 860 से अधिक कार्रवाइयां की गई हैं। विभिन्न कंपनियों की उन दवाओं की सूची जिन्हें केंद्रीय औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं द्वारा अवमानक गुणवत्ता वाला या नकली या गलत ब्रांडेड, मिलावटी घोषित किया गया है, CDSCO की वेबसाइट www.cdsco.gov.in पर ड्रग अलर्ट शीर्षक के अंतर्गत अपलोड की गई और उपलब्ध है। साथ ही शुरू की गई कार्रवाइयों का विवरण भी दिया गया है। औषधि नियम 1945 में वर्ष 2023 में संशोधन किया गया है, जिसके अनुसार अनुसूची H2 में सूचीबद्ध शीर्ष 300 औषधि ब्रांडों के विनिर्माताओं के लिए प्राथमिक पैकेजिंग लेबल पर या अपर्याप्त स्थान होने पर द्वितीयक लेबल पर प्रमाणीकरण के लिए सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों के माध्यम से पठनीय डेटा संग्रहित करने हेतु एक बारकोड या QR कोड मुद्रित करना या चिपकाना अनिवार्य है। इसी प्रकार नियमों में यह भी संशोधन किया गया है कि प्रत्येक सक्रिय फार्मास्यूटिकल घटक, चाहे विनिर्मित हो या आयातित, उसके पैकेजिंग के प्रत्येक स्तर पर एक QR कोड होना अनिवार्य है, जिसमें ट्रैकिंग और ट्रेसिंग को सुगम बनाने के लिए सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों के माध्यम से पठनीय डेटा हो। केंद्र सरकार ने औषधि नियम 1945 में GSR 922 28/12/2023 के माध्यम से संशोधन किया है, जिसमें औषधि उत्पादों के लिए अच्छी विनिर्माण प्रथाओं और परिसर, संयंत्र और उपकरण की आवश्यकताओं से संबंधित अनुसूची M को संशोधित किया गया है। संशोधित अनुसूची M 29 जून 2024 से 250 करोड़ रुपए से अधिक के कारोबार वाले औषधि विनिर्माताओं के लिए प्रभावी हो गई है। हालांकि 250 करोड़ रुपए से कम के कारोबार वाले विनिर्माताओं के लिए 31/12/2025 तक सशर्त विस्तार वर्तमान में उनके लिए लागू है, जिन्होंने विस्तारित अनुपालन अवधि के दौरान अपनी उन्नयन योजना प्रस्तुत की है। फरवरी 2024 में CDSCO ने केंद्रीय और राज्य औषधि निरीक्षकों द्वारा औषधियों, सौंदर्य प्रसाधनों और चिकित्सा उपकरणों के नमूने लेने के लिए नियामक दिशा निर्देश प्रकाशित किए। ये दिशा निर्देश एक समान औषधि नमूना पद्धति के माध्यम से बाजार में उपलब्ध उत्पादों की गुणवत्ता और प्रभावकारिता सुनिश्चित करने के लिए एक संचरित दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। CDSCO की औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं को एकीकृत करने के लिए सितंबर 2023 से सुगम लैब्स नामक एक ऑनलाइन पोर्टल संचालित है। यह चिकित्सा उत्पादों, दवाएं, टीके, सौंदर्य प्रसाधन और चिकित्सा उपकरणों के परीक्षण की
संपूर्ण प्रक्रिया को स्वचालित करता है, जिससे गुणवत्ता मानकों को पूरा किया जा सके और प्रयोगशालाओं में परीक्षण की स्थिति का पता लगाया जा सके। केंद्रीय नियामक राज्य औषधि नियंत्रण संगठनों के कार्यकलापों का समन्वय करता है और औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम के प्रशासन में एक रूपता सुनिश्चित करने के लिए राज्य औषधि नियंत्रकों के साथ आयोजित औषधि परामर्श समिति की बैठकों के माध्यम से विशेषज्ञ सलाह प्रदान करता है। केंद्र सरकार CDSCO और राज्य औषधि नियामक प्राधिकरणों के अधिकारियों को उत्तम विनिर्माण प्रथाओं पर नियमित आवासीय क्षेत्रीय प्रशिक्षण और कार्यशालाएं प्रदान कर रही है। वित्त वर्ष 2023-24 में CDSCO में 22,854 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया, जबकि वित्त वर्ष 2024-25 में 20,551 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया है। अवमानक गुणवत्ता वाले और नकली मिलावटी दवाओं की बिक्री के संबंध में प्राप्त होने वाली अलग अलग शिकायतों पर लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 और उसके अंतर्गत नियमों के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई शुरू की जाती है। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है हरित ऊर्जा गलियारा चरण 2 से। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद तेजवीर सिंह ने। उन्होंने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से पूछा है कि हाल ही में शुरू किए गए हरित ऊर्जा गलियारा चरण 2 के अंतर्गत नवीकरणीय और ऊर्जा को राष्ट्रीय ग्रिड से जोड़ने में क्या प्रगति हुई है। क्या सरकार घरेलू स्तर पर सौर पैनल विनिर्माण बढ़ाने हेतु किसी नई PLI योजना का विस्तार करने की योजना बना रही है, और क्या मंत्रालय ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक सौर परियोजनाएं स्थापित करने हेतु कोई नई वित्तीय सहायता नीति लाने पर विचार कर रहा है। इस सवाल का जवाब दिया नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री श्रीपद यसो नाइक ने। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय लगभग 20 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा को एकीकृत करने के लिए 7 राज्यों नामतः गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर चरण 2 योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। 91 पैकेजों में से 73 की निविदा की जा चुकी है और 67 आवंटित किए गए हैं। राज्यों द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार GEC चरण 2 के अंतर्गत कोई RE परियोजना अब तक जोड़ी नहीं है। वर्तमान में स्वदेशी स्तर पर सौर पैनलों की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में उच्च दक्षता सौर PV मॉड्यूलों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना का विस्तार करने या कोई नई PLI योजना लाने के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, क्योंकि MNRE की मॉडलों और विनिर्माताओं की स्वीकृत सूची के अनुसार स्वदेशी सौर पैनल मैन्युफैक्चरिंग की वर्तमान स्थापित क्षमता लगभग 122 गीगावाट है, जो कि सौर पैनलों के लिए वर्तमान स्वदेशी मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत नई सौर विद्युत योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। योजना के अंतर्गत जहां ग्रिड कनेक्टेड विद्युतीकरण तकनीकी आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं है, वहां जनजातीय और PVTG परिवारों, बहुउद्देशीय केंद्रों और जनजातीय और PVTG क्षेत्रों में सार्वजनिक संस्थानों को ऑफ ग्रिड सिस्टम प्रदान किए जाते हैं। और भी यह योजना केवल PVTG जनजातीय गांव के लिए उपलब्ध है और सभी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उपलब्ध नहीं है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े विषयों पर सदस्यों ने सवाल पूछे, जिसका संबंधित मंत्रालय की ओर से जवाब दिया गया। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है ऑटोमोटिव मिशन योजना 2047 से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद खगेन मुर्मू ने। उन्होंने भारी उद्योग मंत्रालय से पूछा है कि वर्ष 2030, वर्ष 2037 एवं वर्ष 2047 हेतु उपलब्धियों को विकसित करने हेतु कार्यभारित 7 उप समितियों द्वारा की गई प्रगति सहित ऑटोमोटिव मिशन योजना 2047 के मसौदा तैयार करने में
प्रगति सहित वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है? क्या सरकार ने AMP 2047 रोड मैप का मार्गदर्शन करने वाले प्रमुख विषय क्षेत्रों या प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को चिन्हित किया है? यदि हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है? क्या ऑटोमोटिव क्षेत्र के समक्ष चुनौतियों के संबंध में कोई प्रारंभिक आकलन किया गया है? यदि हाँ, तो AMP 2047 के अंतर्गत इन चुनौतियों को किस प्रकार हल करने का प्रस्ताव है? भारी उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा ने इस प्रश्न का उत्तर दिया। उन्होंने अपने जवाब में बताया कि ऑटोमोटिव मिशन प्लान 2047 एक उद्योग नेतृत्व वाली पहल है, जिसका उद्देश्य भारी ऑटोमोटिव उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है। इसका उद्देश्य तकनीकी प्रगति और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी चुनौतियों का समाधान करने के लिए मूल उपकरण विनिर्माता, ऑटो कंपोनेंट निर्माताओं, नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों और अंतिम उपयोगकर्ताओं सहित हितधारकों के सामूहिक दृष्टिकोण को एकीकृत करना है। 7 उप समितियों की बैठकें समय समय पर आयोजित की जाती हैं और ऑटोमोटिव मिशन योजना में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के आकलन और चुनौतियों पर चर्चा की जाती है। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है पंचायत सहायता योजना से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद जितेंद्र दोहरे ने। उन्होंने पंचायती राज मंत्रालय से पूछा है कि क्या सरकार उत्तर प्रदेश में कार्यान्वित पंचायत सहायक योजना के अंतर्गत अनुबंध आधार पर कार्यरत पंचायत सहायकों के वर्तमान 6,000 रुपए प्रति माह मानदेय में वृद्धि करने पर विचार कर रही है? क्या इस योजना के अंतर्गत कार्यरत महिला पंचायत सहायकों को प्रसूति अवकाश प्रदान करने हेतु कोई नीति तैयार की जा रही है? क्या सरकार पंचायत सहायक पद पर वर्तमान ग्राम प्रधान प्रणाली के स्थान पर अपनी स्वयं की निर्धारित पारदर्शी प्रक्रिया से नियुक्ति करने पर विचार कर रही है, और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं? इस सवाल का जवाब दिया पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने। उन्होंने अपने जवाब में बताया कि पंचायत स्थानीय सरकार होने के कारण राज्यों का विषय है और भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची का हिस्सा है। पंचायतें संविधान के प्रावधानों के अधीन संबंधित राज्य पंचायती राज अधिनियमों, जो राज्य दर राज्य भिन्न हो सकते हैं, के माध्यम से स्थापित और संचालित की जाती है। तदनुसार पंचायत सहायकों के मानदेय में वृद्धि, महिला पंचायत सहायकों को प्रसूति अवकाश प्रदान करने और पंचायत सहायकों के पद पर नियुक्तियों सहित पंचायतों से संबंधित सभी मामले संबंधित राज्य सरकार के दायरे में आते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि उत्तर प्रदेश में पंचायत सहायक योजना के तहत वर्तमान में अनुबंध के आधार पर 6,000 रुपए के निश्चित मासिक मानदेय पर कार्यरत पंचायत सहायकों के मानदेय को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। मानदेय के अतिरिक्त पंचायत सहायकों को जन सेवा केंद्रों के माध्यम से प्रदान की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों के लिए सेवा आधारित प्रोत्साहन भी मिलता है। इसके अलावा ग्राम पंचायतों को प्रसूति अवकाश देने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। क्योंकि ग्राम पंचायत एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है, इसलिए इनको महिला पंचायत सहायकों को ऐसी छुट्टी या अन्य आवश्यक राहत जैसा उचित समझा जाए प्रदान करने का अधिकार प्राप्त है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बताया है कि पंचायत सहायकों की नियुक्ति के लिए एक पारदर्शी, उद्देश्यपरक, योग्यता आधारित चयन प्रक्रिया पहले से ही लागू है। मौजूदा प्रक्रिया के तहत केवल संबंधित ग्राम पंचायत का एक स्थानीय निवासी ही पात्र है और चयन पूरी तरह से कक्षा 10 और कक्षा 12 में प्राप्त उच्चतम औसत अंकों के आधार पर किया जाता है, जिससे निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित होती है। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है मखाना को बढ़ावा देने से। लोकसभा सांसद गोपाल जी ठाकुर ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से पूछा है कि क्या दरभंगा जिला देश में मखाना उत्पादन का प्रमुख केंद्र है, जिसमें खेती, अनुसंधान, प्रसंस्करण एवं निर्यात हेतु अपार संभावनाएं हैं? यदि हाँ, तो क्या सरकार का दरभंगा जिले में राष्ट्रीय मखाना बोर्ड स्थापित करने का प्रस्ताव है? क्या सरकार ने इन संभावनाओं को ध्यान में रखकर मखाना बोर्ड स्थापित करने हेतु DPR, व्यवहार्यता प्रतिवेदन, बजट अनुमान या स्थल चयन की कोई प्रक्रिया आरंभ की है?
वहां बोर्ड स्थापित होने से स्थानीय किसानों, निर्यात प्रसंस्करण इकाइयों एवं रोजगार सृजन को क्या प्रत्यक्ष लाभ होंगे और क्या सरकार मखाना आधारित उत्पादों हेतु भौगोलिक संकेतक ब्रांडिंग, न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण और अंतर्राष्ट्रीय बाजार विस्तार हेतु कोई विशेष नीति जारी करने का प्रस्ताव रखती है। इस सवाल का जवाब दिया कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि भारत मखाना का सबसे बड़ा उत्पादक है, जो वैश्विक उत्पादन के 80% मखाने का उत्पादन करता है, जिसमें बिहार राज्य मखाना के राष्ट्रीय उत्पादन में 85% का योगदान देता है। बिहार में दरभंगा जिला मखाना उत्पादन के प्रमुख केंद्रों में से व्यापक रूप से विख्यात है और इस जिले को मखाने के उत्पादन और प्रसंस्करण की अपार क्षमता के लिए भी जाना जाता है। दरभंगा में मखाना के उत्पादन हेतु ICAR राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र भी स्थित है। दरभंगा को विशेष रूप से मखाना के लिए एक जिला एक उत्पाद पहल के तहत मान्यता प्रदान की गई है। मखाना सेक्टर में ताजे और मूल्य वर्धित उत्पादन दोनों रूप में अपार क्षमता है, जो संभावित राज्यों में बड़ी संख्या में किसानों और मछुआरों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में सहायक हो सकता है। इस क्षमता का लाभ उठाने हेतु सरकार द्वारा 14 सितंबर 2025 की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की स्थापना की गई है, जिसका प्रमुख उद्देश्य उत्पादन, प्रोसेसिंग, मूल्यवर्धन, विपणन और निर्णायक प्रोत्साहन में सुधार करना है। बोर्ड का मुख्य उद्देश्य वैज्ञानिक अनुसंधान, उन्नत कृषि तकनीकों, बेहतर उत्पादन और प्रोसेसिंग प्रौद्योगिकी के माध्यम से मखाना के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाना है। भारत सरकार द्वारा पूरे देश में 6 वर्षों के लिए 476.03 करोड़ रुपए के परिव्यय वाली मखाना के विकास के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना को भी मंजूरी दी गई है। इस योजना के प्रमुख घटकों में मखाना क्षेत्र में आवश्यकता आधारित अनुसंधान और नवाचार, गुणवत्तापूर्ण बीजों का उत्पादन और वितरण, किसानों और हितधारकों की क्षमता निर्माण और कौशल विकास, बेहतर कटाई पद्धतियां और फसल उपरांत प्रबंधन, मूल्यवर्धन, ब्रांडिंग और विपणन सहायता, वैश्विक मखाना व्यापार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए निर्यात प्रोत्साहन और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए गुणवत्ता नियंत्रण उपाय शामिल है। मखाना के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक अलग से HSN कोड भी निर्मित किया गया है और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ब्रांड प्रचार के लिए मिथिला मखाना को GI टैग भी प्राप्त हुआ है। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है गैर भारतीय मूल के व्यक्तियों की संपत्ति को जब्त करने से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद संजय उत्तमराव देशमुख ने। उन्होंने गृह मंत्रालय से पूछा है कि क्या सरकार ने गैर भारतीय मूल के लोगों, विशेषकर कनाडा, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका में रहने वाले और भारतीय विरोधी गतिविधियों में शामिल होने वाले लोगों की संपत्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई की है? क्या उक्त लोगों के बैंक खाते बंद कर दिए गए हैं या उनके पासपोर्ट रद्द कर दिए गए हैं या उनके द्वारा भारत की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? और यदि हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं? इस सवाल का जवाब दिया गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि भारत विरोधी गतिविधियों में गैर भारतीयों की भागीदारी और समर्थन के उदाहरण सामने आए हैं। भारत सरकार ने अपने राजनयिक मिशनों और पोस्टों के माध्यम से मेजबान सरकारों से संपर्क किया है और उनसे न केवल अपने संबंधित घरेलू कानूनों के तहत इन तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया है, बल्कि प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय परंपराओं के अनुसार हमारी राजनयिक संपत्तियों और कर्मियों की पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया है। इसके अलावा समय समय पर जारी वीजा मैनुअल, नियमों और दिशा निर्देशों के अनुसार ऐसे गैर भारतीयों की भारत में यात्रा निषिद्ध है जो इन गतिविधियों में शामिल हैं। और फिलहाल प्रश्नकाल में बस इतना ही। अभी के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहिए सनसेट टीवी के साथ। नमस्कार। सनसेट टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल
और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।